गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे राहुल रतन सिंह, मेवाड़ के शासक एवं खिलजी के बारे में। पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक घटनाओं की। राहुल रतन सिंह 1273 से 1302, समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र रतन सिंह बैठा। रतन सिंह को केवल 1 वर्ष ही शासन करने का अवसर मिला तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कई प्रमुख कारण थे, ठीक है। ये एक प्रमुख कारण है। पहला, खिलजी की साम्राज्यवादी भावना। दूसरा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। तीसरा, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व। चौथा, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, ठीक है। ये तो हुए हमारे 4 पॉइंट। उसके बाद में 5वां पॉइंट लिखो, बोल लिख लो। ये मेरी तरफ से लिखा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको? उतार लीजिए पहले एक बार, उसके बाद में मैं डिटेल से समझा दूँ तुम लोगों को। देखो, मेवाड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण पहला था खिलजी की साम्राज्यवादी भावना, ठीक है। खिलजी जो था साम्राज्यवादी शासक था, सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसका प्रमाण उसकी उपाधि सिकंदर सानी उसकी उपाधि थी। यानी वो क्या बनना चाहता था, वो सिकंदर में लिखा उस पर पूरे राजपूताना पे, लेकिन तो उससे भी बड़ी उसकी भावना थी। इसका नाम था सिकंदर सानी। सिकंदर सानी इसका नाम था। साम्राज्यवादी भावना थी इसकी, ये पहला कारण था, ठीक है। वह दक्षिण भारत की विजय और उत्तर भारत पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था। चित्तौड़ पर आक्रमण भी इसी नीति का एक भाग था। अब मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। दूसरा था पॉइंट नंबर 2, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे पराक्रमी शासकों के काल में मेवाड़ की सीमाओं में वृद्धि हुई। इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे सुल्तानों ने मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है, किंतु वे सफल नहीं हुए। 1292 ईस्वी में मेवाड़ के रावल समर सिंह ने गुजरात अभियान के लिए जाती हुई शाही सेना का सहयोग करना तो दूर, उससे दंड वसूल करके ही आगे जाने दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी इस घटना को भूल नहीं पाया। दूसरी ये थी। तीसरा था चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व। चित्तौड़ से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला प्रमुख मार्ग चित्तौड़ से ही गुजरता था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर अधिकार एवं व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। मौर्य राजा चित्रांगन द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अभी भी किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीता हुआ नहीं जा सका था। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण ये किसने करवाया? चित्रांगन मौर्य ने। चित्रांगन मौर्य किले का निर्माण करवाया इसने, चित्तौड़गढ़ किले का चित्रांगन मौर्य ने, ठीक है। फिर है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या वास्तव में खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था या केवल ये दंत कथाएं हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैप्टर को। लेकिन अधिकांशतः जो इतिहासकार है वो इस बात को सही मानते हैं कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी से शादी करना चाहता था, ठीक है। तो देखिए आगे, कुछ इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी
खिलजी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करना चाहता था। उसने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह सर्वनाश से बचना चाहता है तो अपनी पत्नी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दे। रतन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी के समय 1540 के लगभग लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार इस आक्रमण का काल पद्मिनी को प्राप्त करना ही था 1540 में। 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, तो इसको प्राप्त करना था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया। रतन सिंह ने शाही सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका कारण 2 माह की घेरेबंदी के बाद भी शाही सेना को सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में सुल्तान को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। उसने दुर्ग के दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया और उन पर मंजनीक तैनात करवाए। किले की दीवार पर भारी पत्थरों के प्रहार शुरू हुए, किंतु दुर्भेद्य दीवारें टस से मस नहीं हुई। लंबे घेरे के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने लगी। चारों तरफ के सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने पर राजपूत सैनिक किले के द्वार खोलकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। भीषण संघर्ष में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ और उधर पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जोहर हुआ। उस समय 1303 ईस्वी में। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अगले दिन सुल्तान ने अपने सैनिकों को आम जनता के कत्लेआम का आदेश दिया। इस अभियान के दौरान मौजूद अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह, पहले लिखा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में लिखा कि एक ही दिन में लगभग 30,000 ऐसाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया और अपने बेटे खिरजगाह को वहाँ का प्रशासन सौंप दिल्ली लौट आया। खिरजगाह ने गंभीरी नदी तट पर एक पुल का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा भी बनवाया, जिसमें लगे हुए एक पारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है। ठीक है, तो ये बात थी। अब इंटरेस्टिंग बात आएगी हमारी रानी पद्मिनी। खजाइन उल फुतूह आ चुका है। चलो देख लो, इनको तो उतार लियो तो मिटा दूँ, क्यों पद्मिनी की कहानी बननी हमें। सिंगल द्वीप श्रीलंका में गंधर्व सेन नामक एक राजा था। उसकी पटरानी चंपावती से पद्मिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके पास हीरामन नाम का एक सुंदर सा तोता था। एक दिन वह पिंजरे से उठ गया और एक बहेलिये द्वारा पकड़ा जाकर एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया गया। बहेलिया होता है जो ये चिड़ियों को वगैरह को जो घूमती है ना जंगल में, गौरैया है, चिड़िया है, रंग बिरंगी चिड़िया है, ये इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में क्या बेच देते हैं। यानी ये इनको खाते वगैरह नहीं है, ये बेच देते हैं मार्केट में। बहुत सारा शौक होता है, वहाँ कोई हम तोते भी पालते हैं, हम बड़ी रंग बिरंगी चिड़िया भी पालते हैं। तो वो बहेलिया जो उसको तोते को पकड़ लिया। बहेलिया द्वारा पकड़ा जाकर एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। बहेलिया ने किसको बेच दिया? एक ब्राह्मण के हाथ में उस तोते को बेच दिया। उस ब्राह्मण को उसको चित्तौड़ का राजा रतन सिंह को 1 लाख रुपए में बेच दिया। और उस ब्राह्मण भी लालची था, उसने 1 लाख रुपए लिए और तोते को राजा रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह की रानी नागवती ने एक दिन श्रृंगार कर तोते से पूछा, क्या मेरी जैसी सुंदरी इस जगत में कोई है? इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस संसार में हंस नहीं आया वहाँ बगुला ही हंस कहलाता है। रतन सिंह तोते के मुख से पद्मिनी के रूप गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उस पर मुग्ध हो गया। उसने कहा कि जिस संसार में, तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया तो वहाँ तो बगुला भी क्या हंस है, कि उस जिस तालाब में बगुले है और वहाँ हंस है ही नहीं, तो वो भी क्या है, उस समय बगुले भी हंस है। ठीक है, और उसकी बातों से रतन सिंह उस पर आकर्षित हो गया और योगी बनकर तोते सहित सिंगल को चला। अनेक संकट सहता हुआ वह सिंगल द्वीप पहुंचा। तोते ने पद्मिनी के सम्मुख रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा करके कहा कि तेरे योग्य वर तो यही है और वह मैं तेरे प्रेम में मुग्ध होकर यहाँ
तक आज पहुंचा है। बसंत पंचमी के दिन वह बन ठन कर उस मंदिर में गई जहां रतन सिंह ठहरा हुआ था। वहां दोनों एक दूसरे को देखते ही परस्पर प्रेमबद्ध हो गए। अब ये स्टोरी है, काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय चलता नहीं होगा, और चलता भी होगा तो हमें तो इतिहासकारों की बात माननी पड़ेगी कि हाँ ये हुआ होगा। जो भी है, अंत में गंधर्व सेन ने उसके वंश आदि का हाल जानकर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद पद्मिनी को लेकर वो अपनी राजधानी वापस चित्तौड़ आ गया। रतन सिंह द्वारा मेवाड़ से निकाले गए राघव चेतन नामक एक तांत्रिक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली जाकर सुल्तान अलाउद्दीन के समक्ष पद्मिनी के रूप की तारीफ की और उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ आया। 8 वर्ष तक घेरा डालने के बाद भी जब सुल्तान चित्तौड़ को नहीं जीत पाया तो उसने प्रस्ताव रखा कि यदि उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब ही दिखा दिया जाए तो वह दिल्ली लौट के आ जाएगा। राणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब देखकर वह अलाउद्दीन जब वापस लौट रहा था उस समय उसने रतन सिंह को कैद कर लिया और रिहाई के बदले पद्मिनी की मांग की। सारा वृत्तांत ज्ञात होते ही पद्मिनी ने राणा को छुड़ाने की योजना बनाई और अलाउद्दीन के साथ अपनी 1600 सहेलियों के साथ आने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव स्वीकार होने पर पद्मिनी सहेलियों के साथ पालकियों में राजपूत योद्धाओं को बैठाकर रवाना हो गई। दिल्ली के पास पहुंचकर उसने शाही हरम में शामिल होने से पहले उसने अंतिम बार पति से मिलने की इच्छा प्रकट की, जिसे सुल्तान द्वारा स्वीकृति दे दी गई। जब दोनों पति पत्नी मिल रहे उसी समय राजपूत योद्धा सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और उन्हें सुरक्षित चित्तौड़ निकाल लिया। वहाँ से वापस चित्तौड़ लेके आ गए। अलाउद्दीन को छल का पता लगा तो उसने ससैन्य राजपूतों का पीछा किया। रतन सिंह अपने सेना नायक को गोरा व बादल के साथ लड़ता हुआ मारा गया और पद्मिनी ने जोहर किया। तो पद्मिनी की कहानी का ऐतिहासिक उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, तुम्हें पढ़ना है, अभी पेज नंबर 66 चल रहा है हमारा, ठीक है, पेज नंबर 66 में है। तो इसके अलावा अबुल फजल अकबरनामा, कुछ एक किताबों नाम लिख देता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ। दिख जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं लिख रहा हूँ मैं बोल दूंगा, फिर भी मोनोत नेणसी नेणसी ख्यात। उसके बाद में मनुचियो स्टोरियो डी मेगोर, स्टोरियो डी मेगोर, फ्रांसीसी शासक था मनुची, इसके द्वारा लिखी हुई, ठीक है। ये 3 रचनाओं के नाम तो आप लिख लो। इसके अलावा कर्नल टोड की भी है, ये नोट करो एक बार। कर्नल टोड की भी और बाकी रचनाओं के नाम भी जो है इसमें ही हैं। तो देखो, पद्मिनी की कहानी का ऐतिहासिक उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में किया गया है। इसके बाद अबुल फजल अकबरनामा, फरिश्ता गुलशान इब्राहिमी, हाजी उद्वीर, अबरूल वली, कर्नल टोड, एनलेस एंड एंटिक
क्विटीज ऑफ राजस्थान, फ्रांसीसी यात्री मनुची, स्टोरियो डी मेगोर तथा मूणोत नैन्सी ख्यात ने भी कहानी में कुछ हेर फेर के साथ इसका उल्लेख किया है। यानी कहने का तात्पर्य इतने सारे विद्वानों ने लिखा है तो इसका मतलब सत्यता तो है। अब सत्यता कितनी है, 70% है, 80% है, जो भी है। तथा मूणोत नैन्सी की ख्यात कहानी का कुछ हेरफेर के साथ इसमें उल्लेख किया गया। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण व कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने भी पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने स्वीकार नहीं किया, वही कुछ एक सूर्यमल मिश्रण और कुछ आधुनिक इतिहासकार जो मानते हैं कि ये सब काल्पनिक है। जैसा कि पृथ्वीराज संयोगिता की कहानी को भी काल्पनिक माना गया, रतन सिंह पद्मिनी की कहानी को भी काल्पनिक माना गया। तो पूरी तरह से काल्पनिक होना तो गलत ही है, पूरी तरह से काल्पनिक जो है गलत नहीं हो सकती पूरी तरह से, लेकिन हाँ हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके, थोड़ा तड़का लगा के, मिर्च मसाला लगा के पेश कर दिया गया हो, लेकिन उसमें 70% या 80% तो संभावना रहती है कि वो जो चीज़ है वो वास्तव में सही थी। ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं वो शायद परोसी जाती होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। रतन सिंह, रानी पद्मावती, प्रमुख घटनाएं, उनकी रचनाओं के नाम और उसका संघर्ष के कारण। ठीक है, अब आएगा मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास, जहाँ से उसके बाद में मेवाड़ आज तक का स्वर्णिम इतिहास, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मेवाड़ की शान 1433 से 1467 ईस्वी तक, 1433 से 1467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे विराजमान हुए। पिता का नाम महाराज नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी। पिता का नाम था मोकल, इनके पिता मोकल थे और महारानी थी सौभाग्य देवी। ठीक है, बहुत बड़ा है चैप्टर ये, जो भी है। शासक बनने के बाद उसने अपनी यशस्वी पराक्रम द्वारा न केवल आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना किया, अपितु अपनी युद्धकालीन और सांस्कृतिक उपलब्धियों के द्वारा मेवाड़ के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ, प्रारंभिक कठिनाइयों में देखिए आप, उसको कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुख्य रूप से अपन दो ले लेते हैं, आंतरिक और दूसरा बाहरी। दो प्रकार की कठिनाइयाँ थी, पहले इंटरनल आंतरिक और दूसरा बाहरी। नोट करो उसको एक बार। नोट कर लिया। तो पहले हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की आंतरिक कठिनाइयों की, यानी इसको कौन कौन सी आंतरिक कठिनाई आई। शासक बनने के बाद में आंतरिक और बाह्य समस्या थी। मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान चाचा और मेरा उसके पिता मोकल की हत्या कर मेवाड़ पर अधिकार करने के प्रयासरत थे। इस कारण मेवाड़ी सरदार दो भागों में विभाजित हो चुके थे, एक गुट कुंभा समर्थक, दूसरा चाचा मेरा। दो गुट हो गए थे यहाँ पे। एक गुट जो थे, यहाँ लिख देता हूँ, गुट कुंभा समर्थक और दूसरा था चाचा मेरा और महपा पंवार। दो गुट हो गए, यानी चाचा और मेरा भी शासक बनने के लिए उत्सुक थे और महपा पंवार इनका साथ था। ठीक है, इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राजपूत सामंत अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास करने लगे।
कुंभा द्वारा रणमत व राघव देव के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने शीघ्र ही विद्रोहियों का दमन कर दिया। चाचा और मेरा उसके समर्थकों के साथ मारे गए, किंतु चाचा का एक पुत्र एका व महपा पंवार भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में पहुंचने में सफल हो गए। चाचा और मेरा मारे गए, किंतु चाचा का पुत्र था एका, ये बच गया एका, ठीक है। और दूसरा था महपा पंवार, ये वाला व्यक्ति, ये भी बच गया, ठीक है। तो ये कुंभा की थी आंतरिक समस्याएं थी, तो प्रारंभिक समस्याएं थी, ये बाहरी समस्याएं नहीं है, तो हम भी आंतरिक समस्याएं हैं। शासक बनने के बाद सबसे पहले बाकी जो और भी रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं भी हम भी जो है कहीं ना कहीं शासक बने, क्योंकि राजगद्दी का सबको ही वो रहता है, थोड़ी सी लालसा रहती है गद्दी के प्रति, भाई हमें ये लालसी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, उतार लो फटाफट। ठीक, अब तक का आपको समझ में आया होगा पद्मिनी कहानी रतन सिंह के बारे में। अब महाराणा कुंभा, इसकी प्रारंभिक घटनाएं जो है हो चुकी है। अब इसके आगे के जो संबंध है, मेवाड़ मालवा हुआ, मेवाड़ गुजरात हुआ, सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई उसकी, ठीक है। ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके। प्रारंभिक घटनाएं आंतरिक बाहरी, दो गुट थे, कुंभा समर्थक एवं चाचा मेरा और महपा पंवार। इसमें चाचा मेरा मारे गए और महपा पंवार जो है वो और एका दोनों घायल होकर महमूद खिलजी की शरण में चले गए। नोट कर लो ये, तो ये दोनों कहाँ चले गए? महमूद खिलजी के समर्थक में ये चले गए, ठीक है। अब मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें बोर्ड पे लिखी जा रही है, और कुछ चीज़ें फिर समझ में नहीं आई तो हम क्लास में भी ट्राई करेंगे, लेकिन आप देखिए, आपको देखोगे तो आपको वास्तव में ये लगेगा हाँ यार हम कर सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है, ठीक है। बाकी तो मैं क्या करूँ, मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो जब तक घर पे वीडियो आ रहे हैं। कुछ पूछिए, समझ में नहीं आ रहा तो हिस्ट्री में सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी हमारी 12th आर्ट्स के विद्वान हैं, ठीक है। मिलते हैं, बाय।